जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका हिस्ट्री की क्लास 6 की हमारा अतीत का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, हमारा अतीत पाठ्य पुस्तिका का नाम है क्लास 6 की पुस्तक है हिस्ट्री। दोस्तों, हम अध्याय बाई अध्याय, लेसन बाय लेसन अध्ययन करते चलेंगे और जो अध्याय में, जो चैप्टर में मुख्य मुख्य बातें हैं, हम उनको लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। ठीक है, जिससे जल्दी हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है, उसको लाइन टू लाइन बाय हम अध्ययन करते चलेंगे। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय नंबर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम बस नोट किए हुए हैं। देखते हैं। कह रहा है ना कि सबसे पहले आखेटक शिकारियों के बारे में। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल का उपाजना आरंभ हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी फसल उपजने की बात हुई, तो गेहूं और जौ जैसी फसलें सबसे पहले उगाई गई, है ना। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था वह स्थान कौन सा था? विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया, कहाँ उगाया था? विंध्य के उत्तर में स्थित थे, है ना। और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, किसी बड़ी नदी से जाके मिल जाती हैं, वे बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। नगरों का विकास कब हुआ था? गंगा जैसी नदियों के किनारे तथा उनकी सहायक नदियों के तटवर्ती सीमा पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ था, है ना। अगला पॉइंट है दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। दक्षिण एशिया कौन है? इस समय का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका है, जिसको हम मिला के उस समय दक्षिण एशिया के नाम से जानते थे, है ना। आगे है दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। क्या है? दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि उपमहाद्वीप के अंतर कौन कौन से आते हैं, तो आप कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जैसे हम इनको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, तथा उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कौन था? मगध था, जो वर्तमान में बिहार है ना, नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण में कहाँ गया? ठीक है, कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था, जो वर्तमान का बिहार नाम से जाना जाता है ना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था, है ना। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, है ना। इंडस से इंडिया शब्द निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है ना। आए थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदौसी अथवा इंदौस और इस नदी से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, है ना। सबसे पहले इंडिया किसने कहा? देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया, एक बार फिर दोहराते हैं। कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस अथवा हिंदौस अथवा देखिए लिखा ना, हिंदौस अथवा इंदौस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, है ना। अगर आपसे पूछे कि जो इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु का, है ना, और जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी तथा यूनानी थे, इस प्रदेश को क्या कहा? इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखिए, अब पांडुलिपि की बात करते हैं। ये था आखेट कैसे कैसे मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कैसे घुमा करते थे, है ना। कैसे कैसे उनकी स्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में है। आगे देखिए, पांडुलिपि की बात करते हैं। पांडुलिपि क्या है ना। देखिए, कह रहा है कि पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले
भोजपत्र पेड़ की छाल पे विशेष तरीके से भोजपत्र पर मिलती है ना, विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि। किस पे लिखी जाती है, ताड़पत्र पे चाहे भोजपत्र पे लिखी जाती है ना, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर पांडुलिपि में चर्चा मिलती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृतिक, तमिल है ना भाषाओं में आम लोग, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, कौन कौन सी भाषा में लिखे मिलते थे, संस्कृत में भी लिखे मिलते थे, तमिल में भी लिखे मिलते थे और प्राकृतिक भाषा में भी मिलते थे। लेकिन प्राकृतिक भाषा का प्रयोग क्या आम लोग वहाँ के किया करते थे, है ना। पुरातत्ववादी पत्थर और ईंट से बनी इमारतों व अवशेषों के चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन किया करते थे। पुरातत्ववादी कौन होते हैं, यही होते हैं ना जो ईंट पत्थर पे बने या फिर कहीं इमारत हो गई, इन सब चीज़ों पे जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववादी कहते हैं, है ना। और देखिए अगला है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कृष्ट या लिखी गई मिलती हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह से उत्कृष्ट करवाने के लिए ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। अभिलेख होता है ना, जैसे स्तंभ लेख हो गया, स्तंभ पे लिखवा दिया, पत्थर पे लिखवा दिया, ठीक है, या किसी ऐसे कठोर धातु पे लिखवा दिया, इन चीज़ों को हम अभिलेख कहते हैं। इनसे अभिलेखों से उस समय, जिस समय का अभिलेख लिखा गया उस समय की स्थिति, राजनीतिक दशा, कैसे लोग रहा करते थे, जीवन यापन करने का तरीका कैसा था, अभिलेख से ये सब सारी चीज़ें का पता चलता है। अगला पॉइंट है, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, है ना। लिपि की बात करते हैं ना, किस लिपि में भाषा लिखेगी, वो अक्षरों और संकेत है जिसको हम लिपि कहते हैं। कह रहे हैं कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की स्थिति से की जाती है। जो हम ईसवी वर्ष की गणना करते हैं वह कब से की जाती है, ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। आगे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती थी, है ना। हम देखते हैं ना ईसवी, ईसा पूर्व, उनसे जन्म से पहले की जो चीज़ें हुई उसे ईसा पूर्व के नाम से जानते थे। तथा कभी कभी तो आप स्थितियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हैं। यह एनो डार्मिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जन्म से वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, ईसवी जो हम देखते हैं, कोई भी सन लिखते हैं, जैसे अभी 2023 लिख दिया, ईसवी लिख दिया, तो ये जन्म के बाद से है। और जहाँ हम ईसा पूर्व लिखते हैं वो जन्म के पहले से है ना। उनके ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बातें हैं उसे हम ईसा पूर्व में लिखते हैं, और जो उनके बाद की बातें जो आती हैं, ईसवी आती हैं, उन्हें हम ईसवी से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये ना, देखिए कभी कभी एडी से हम दिखाते हैं ना, ईसवी से दिखाते हैं, ठीक, अक्षर का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि कभी कभी एडी की जगह हम सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे बीसी हो गया उसके जन्म से पहले वाली बात और जन्म के बाद वाली, इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। अब देखिए कृषि का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व से कृषि प्रारंभ हुई। अब से 8000 पूर्व चले जाइए, तब से कृषि का प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले कौन सी कृषि आई, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जौ और गेहूँ जैसी सबसे पहले फसलें देखने को मिली थी। लेकिन सिंधु सभ्यता में प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व अवस्थित था। सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला नगर था वह कब था, 4700 वर्ष पहले स्थित था। ठीक है, आयकर मिस्र के उत्तर तट पर रोसेटट नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में, यूनानी तथा मिस्र लिपि में 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम पर छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। ये था एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत
पहले अध्याय का निचोड़ कि जो जो सवाल बन सकते हैं, जो जो उसमें लाइनें अच्छी लगी उन्हें यहाँ पे एक पेज में दर्शाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए एक अध्याय तक ही रहने देते हैं। अगले अध्याय में सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही निचोड़ निकाला गया है। अगला अध्याय है दो है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। बारी बारी से हम क्लास हिस्ट्री, एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 सारी पुस्तकों का अध्ययन इसी तरीके से करते रहेंगे। जो चीज़ें इसमें आपको अच्छी लगेंगी, नहीं समझ में आएंगी, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।